ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम एरन होता है। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है। वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तो तभी उसे दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं। असल में ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गई थीं। तब एरन इनसे पूछता है कि मैं कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये बोलकर एरन उन लड़कियों के फ़ौरन पास जाता है, जहाँ पर एरन उनकी हेल्प करते हुए उन्हें सही रास्ता बताता है। फिर वो उन्हें गाइड करते वक्त उन्हीं के साथ आगे सफ़र पर निकल जाता है। और जब ये काफ़ी आगे निकल जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये तीनों माउंटेन पास के ज़रिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ता काफ़ी नैरो होता है। और जब ये तीनों थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से छलांग लगा देता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एरन शायद गिर गया है। लेकिन तभी एरन उन्हें नीचे से आवाज़ लगाता है। असल में वहाँ बहुत सारा पानी था। वो जगह एक पूल थी। अब एरन उन दोनों लड़कियों को नीचे छलांग लगाने के लिए कहता है। ये दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं और ऐसा करने में इन्हें बहुत मज़ा आता है। मरना है क्या भोसड़ी के। वो वहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद तीनों अपने अपने सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है। तो इसलिए ये लोग अलग होने से पहले एक सेल्फी लेते हैं। एरन इनसे पूछता है कि क्या अब हम कभी दोबारा मिलेंगे। उनमें से एक लड़की कहती है कि कल रात हमने एक पार्टी रखी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है। एरन अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। वो काफ़ी खुश होता है और इस हाइकिंग को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा तंग और खतरनाक होते हैं। जब एरन दो तंग पहाड़ियों से उतर रहा होता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। और जब एरन उस पत्थर का सहारा ले रहा होता है तो तभी वो पत्थर फिसल जाता है, जिसकी वजह से अब बेचारा एरन नीचे गिरने लगता है। और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो भी इसके साथ साथ आकर इसके हाथ पर गिर जाता है, इसके राइट हैंड पर। और अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के दरमियान में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। अब हालांकि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी लेकिन इसका हाथ वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। वो अपने हाथ को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। जब एरन को रियलाइज हो गया था कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो इसीलिए वो दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें लगाने लगता है। लेकिन अनलकीली इसकी आवाज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन्स हैं और यहाँ से आवाज़ बाहर पहुँचाना जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान जानवर यहाँ तक कि परिंदों का भी नामो निशान नहीं था, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है। उसके पास साइकिल का जितना भी सामान होता है वो सबको बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना होगा क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान इसने बैग से बाहर निकाला होता है इसमें एक चाकू भी होता है। वो इस चाकू की मदद से उस चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये चट्टान तो काफ़ी हार्ड थी, इतनी सख्त थी कि इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ साथ ये भी कि अब उसका राइट हैंड भी फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हैंड से भी काम करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। लेकिन एरन फिर भी हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान इसका चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो चाकू हाथ से नहीं उठा रहा होता क्योंकि वो चाकू इससे काफ़ी दूर होता है। लेकिन फिर भी वो दिमाग लगाकर किसी तरह से चाकू को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है। एक बार फिर से चट्टान को काटने लगता है लेकिन वो इस काम में पूरी तरह नाकाम हो जाता है क्योंकि वो चट्टान इतनी सख्त थी कि उसके चाकू की पूरी तरह से धार खत्म हो गई थी। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है।
इसीलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। ऐसे करते करते अगली सुबह हो जाती है और अब एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे, लेकिन स्टिल उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ अपने आने का किसी को भी नहीं बताया था और मेरे पास खाने का सामान बहुत कम है और पीने के लिए सिर्फ 400 मिलीलीटर पानी है। कुछ घंटों के बाद वहाँ फिर से रात हो जाती है, जहाँ पर एरन को भूख लगने लगती है और इसके पास खाने का जितना भी सामान बचा था वो इसे खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात तो उन लड़कियों ने मुझे पार्टी पर इनवाइट किया था, जहाँ जाहिर सी बात है शराब भी होगी। और एरन इस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से बातें भी करता है और उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ उसके पास उसके मदर की कॉल भी आ रही होती है। लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता, उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और अगर एरन ने उन्हें बताया होता तो शायद वो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाती। लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर कहाँ है। अब तीसरे दिन यानी मंडे को एरन रस्सियों के जरिए इस पत्थर को बांधता है, जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है। रस्सी के दूसरे हिस्से से वो इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी को अपने पाँव में फंसाकर पूरा जोर लगाता है और पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और अब इसके पीने का पानी भी ख़त्म हो गया था। अब क्योंकि वो यहाँ पर फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर नोटिस कर रहा था। यहाँ पर जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान पर उड़ रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता और कभी-कभी वहाँ पर खतरनाक कीड़े भी आते रहते हैं और अगर वो इंसेक्ट्स को मार कर खाना चाहता है तो उसे इन कीड़ों के आने का इंतज़ार करना होगा। और तो और इस माउंटेन पास में एरन को एक दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है, क्योंकि इसके बाद धूप तो वहाँ से चली जाती है। अब 3 दिन से एरन भूख से, प्यास से और ऐसे माहौल से काफ़ी परेशान हो गया था और इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट लेगा। तब ये सोचकर वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को यानी कि बाजू को अच्छे से बांध लेता है और इसके पास जो चाकू होता है वो इससे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है। लेकिन इस चाकू की धार तो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से इस चाकू से उसकी स्किन नहीं कट रही थी। तब इस बात से एरन काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और इसीलिए वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी सस्ते हथियार ना खरीदना, क्योंकि ये बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है और जब रात होती है तो एरन को अपने पुराने दिन काफ़ी याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने दोस्त याद आ रहे होते हैं और जब वो लोगों को याद कर रहा होता है तो ऊपर आसमान पर बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है, क्योंकि एरन के पास पानी ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो अपनी बॉटल में पानी भरने लगता है और उन तंग पहाड़ों में भी पानी आने लगता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ था और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एरन इसमें डूबना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए कम भारी से भारी चीज़ को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरन भी पानी के अंदर जाकर इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो इस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन इसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। एरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर इस जगह से निकल जाता है, लेकिन यह सब कुछ इसका ख्वाब था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी वो उन्हीं माउंटेन्स में फंसा था और वो एक बार फिर से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब क्योंकि उसे वहाँ पर फंसे काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए इसे अजीब तरह के ड्रीम्स आने लगे हैं। एरन को यहाँ फंसे 4 दिन हो गए थे और ये होता है इसका 5वां दिन। इसीलिए इसका बिहेवियर और मेंटल बैलेंस काफ़ी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है।
ये भी बताता है कि अगर इस दिन मैंने अपनी मदर की कॉल रिसीव की होती, उन्हें मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो शायद मैं आज यहाँ पर फंसा हुआ ना होता। और जिस शौक से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था, वहाँ के शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। और अगर इसे पता होता तो इसके यहाँ आने का, तो शायद वो एरन के मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई तो उससे यहाँ पर ढूंढने के लिए आ ही जाता। यहाँ पर एरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में एरन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि इसकी यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी ख़त्म हो गई थीं, क्योंकि वो भूखा भी है, प्यासा भी है और इसकी बॉडी में जान भी नहीं है। और ये इतना बड़ा पत्थर जिसको वो मूव भी नहीं कर सकता, और इसने एरन को जैसे यहाँ पर कैद ही करके रख दिया हो। अब एरन एक बार फिर पत्थर से अपने हाथ को बांधता है, और वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो इससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो चाकू की फ्रंट साइड से अपने बाजू के अंदर ले जाता है। वो चाकू को मारते मारते अपनी हड्डी तक ले जाता है, लेकिन हड्डी सख्त होती है, जिसकी वजह से उसके आगे चाकू मूव नहीं करता। और अब इस तरह से एक और दिन गुजर जाता है, और जब 6वां दिन आता है तो एरन की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, और अगर वो अब यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। यहाँ पर एरन ने ये भी सोचा है कि शायद ये पत्थर पूरी ज़िंदगी से मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये माउंटेन पास मेरा ही इंतज़ार कर रहा है, और शायद मेरी मंजिल यही है। और अब वो चट्टान पर ही रेस्ट इन पीस लिख देता है। साथ साथ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता है, और अपना नाम भी, क्योंकि अब उसे यकीन आ गया था कि वो यहाँ से ज़िंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ साथ उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, वो बहुत कमज़ोर भी हो गया था। फिर नेक्स्ट डे यानी छठे दिन जब उसे हल्का सा होश आता है, तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। तब उस विजन्स में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है। और अब इसके अंदर एक पावर डेवलप होती है, और इसलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ लेता है, और इसके पास जो चाकू होता है उस पर भी इसने दहाड़ लगा ली होती है। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है, और अब इस तरह करके वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और आज छठे दिन वो अपने हाथ की कुर्बानी देकर अपने आप को इस पत्थर से आज़ाद कर लेता है। और वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर भी बनाता है, उस हाथ की जो अभी भी पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरन बड़ी मुश्किल से इन माउंटेन्स से बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर वो देखता है कि वो वहाँ कुछ बारिश का पानी पड़ा है। तब एरन वहाँ पर जाकर बहुत सारा पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 6 दिन से ना तो इसने कुछ खाया था और ना कुछ पिया था। इसलिए आज वो जी भर के पानी पीता है, और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है, और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो परिंदा भी दिखाई देता है, जिसे वो हर रोज़ माउंटेन पास में देखा करता था। और आज वो खुद को भी उस बर्ड की तरह आज़ाद समझ रहा था। लेकिन अभी भी इस एरिया से निकलना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी और बंजर थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता, और इतना ज़्यादा पेन में होने के बावजूद वो आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ आई थी। तब एरन उन्हें आवाज़ लगाता है, और वो भागते हुए इसकी तरफ आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं, और इसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है, और फिर एरन को वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एरन बिल्कुल ठीक हो गया था, और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो भी सच हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद एरन एक लड़की से मिलता है, और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है, जो सेम टू सेम उस बच्चे जैसे होता है, जैसे एरन ने विजन्स में देखा था। अभी इन 6 दिनों में एरन ने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी हाइकिंग करता है, और वो जहाँ भी जाता है ये नोट ज़रूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ पर जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये रियल स्टोरी है, और ऐसा सच में हो चुका है
कि एरन हकीकत में 6 दिनों तक के इन्हीं पहाड़ों में फंसा रहा और इसने पहाड़ों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और मरने की तारीख भी लिख दी थी, क्योंकि इससे यकीन हो गया था कि वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा था, इसका वज़न 360 किलोग्राम था। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा होता है कि अगर वो अपना हाथ पहले ही काट देता तो इसका बहुत खून बह जाता, इसकी वजह से वो आज शायद ज़िंदा ना होता। जब इसने अपना हाथ काटा तब इसका ज़्यादा खून नहीं निकला, क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। इससे हमें पता चलता है कि आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं।